नमस्कार, जयराम जी की मेरे महारथी हो दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे लास्ट क्लास से आगे की कहानी, जिसमें हमने कुछ व्रतों के बारे में जाना था। आज उससे आगे शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे व्रत के त्रिज्यखंड और व्रतखंड के क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्रत के त्रिज्यखंड के बारे में, यानी व्रत का त्रिज्यखंड होता क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे क्या, व्रत के त्रिज्यखंड के बारे में। ठीक है भाई, तो मैं लिख देता हूँ इधर, व्रत का त्रिज्यखंड। ठीक है भाई, तो व्रत का त्रिज्यखंड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि जैसे कि एक चित्र में आपके लिए बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने क्या बना दिया भाई, ये इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए व्रत बना दिया। ठीक है, पहले एक व्रत चित्र बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, व्रत जिसका केंद्र क्या है, ओ। ठीक है भाई, और जैसे कि त्रिज्या भी होती है कुछ ना कुछ इसकी, तो त्रिज्या मान लेते हैं इसकी क्या है, स्मॉल आर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। ठीक है भाई, तो इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। और मेरे प्यारे साथियों, एक और त्रिज्या हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि तभी हमारी त्रिज्यखंड समझ में आएगा। तो एक और त्रिज्या हमने आर इसके लिए ड्रॉ कर ली। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं कुछ इस तरीके से। इसे कह देते हैं ए और इसे कह देते हैं बी। ठीक है भाई, अब जो ए बी है ना, ये जो ए बी है, ये ए बी को मैंने ए एक्स बी कर दिया। ए एक्स बी क्या है, ये एक चाप है। ए एक्स बी क्या है, एक चाप। अब याद रखना, ठीक है भाई, ए एक्स बी क्या है, चाप। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो एंगल बना रहा है ना केंद्र पे, वो थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा। तो मेरे प्यारे साथियों, चाप दो तरीके के होते हैं, एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। अगर ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 180 से कम है, क्या ये वाला एंगल 180 से कैसा है, 180 से कम है। ठीक है भाई, अगर थीटा एंगल 180 से कम है तो इसे हम क्या कहेंगे, लघु चाप। इसे क्या कहेंगे, लघु चाप। ठीक है, अगर यही एंगल 180 से कैसा है, ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ा है, तो इसे कहेंगे हम दीर्घ चाप। क्या कहेंगे इसे, दीर्घ चाप। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से लघु चाप और दीर्घ चाप हम इसे बोलेंगे। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, लघु चाप। ये क्या होगा, लघु चाप। यहीं बात करें दीर्घ चाप की, तो ये बड़ा वाला दीर्घ चाप हो जाएगा फिर, क्योंकि इस वाले एंगल को मेजरमेंट करेंगे तो ये 180 से ज़्यादा बैठेगा, तो ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं भाई। तो जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, ये जो ए ओ बी एक्स, क्या, ए ओ बी एक्स, ठीक है भाई, ये जो ए ओ बी एक्स एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, जिसे मैं शेड कर देता हूँ। चलिए, इसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो आप इस छायांकित भाग को देख पा रहे होगे, यही क्या कहलाता है, यही त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यही त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। और ये जो चाप हमारा बन रहा है वो तो त्रिज्याओं से बन रहा है, ओ ए और ओ बी से। ठीक है, इसी तो सीमाबद्ध है, इसी इन्हीं दोनों त्रिज्याओं से तो सीमाबद्ध है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, अब ये जो एंगल थीटा है वो चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कहलाता है। क्या कि चाप ए एक्स बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ये थीटा कहलाता है। अब बात करते हैं कि इस लघु चाप की लंबाई कितनी होगी, यानी इस ए एक्स बी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है भाई, तो चलो अब बात करते हैं लघु चाप की लंबाई की। तो लघु चाप, अब लघु चाप को नाम क्या दें, ए एक्स बी भी कह सकते हैं और ए बी भी कह सकते हैं। मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ। तो लघु चाप ए बी की लंबाई, क्या, लघु चाप ए बी की लंबाई। तो लघु चाप ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, देखो, अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई रही होगी, देखो पूरी जो होती है ना, ये पूरी लंबाई कितनी होती है, इसकी परिधि के बराबरी तो होती है, 2 पाई आर के बराबरी तो होती है। तो पूरी लंबाई जो होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है भाई, पूरी लंबाई जो होती है वो होती है 2 पाई आर। अगर बात करें सिर्फ इतने हिस्से की, तो मुझे एक बात बताइए,
2πr पूरा चलने में कितना एंगल चलना पड़ता है इसे 360, कितना चलना पड़ता है 360, लेकिन ये तय कितना कर रहा है, इतना एंगल चल रहा है, यानी 360 का इतना भाग ये कवर कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 360, यानी 360 का थीटा भाग ही ये कवर कर रहा है, मल्टीप्लाई पूरी पर्दी। तो इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक की पर्दी की लंबाई निकाल सकते हैं, यानी ये चाप की लंबाई इस तरीके से हमने निकाल ली। तो चाप की लंबाई को माना एल से दिखा दो, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr थीटा अपॉन 360। अब तुम चाहो तो इसको 2 से काट भी सकते हो, यानी 2 से अगर इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 1 कट गया, तो ये आ जाएगा πr थीटा अपॉन कितना 180। तो कुछ इस तरीके से चाप की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो कभी हमसे पूछ ले चाप की लंबाई क्या होगी, तो कुछ इस तरीके से हम चाप की लंबाई बता सकते हैं, चाप की लंबाई ये होगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इससे आगे की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस शेडेड रीजन की, यानी कि ये जो त्रिज्य खंड है ना, इसके क्षेत्रफल की, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब बात कर लेते हैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ इधर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²। सेम ऐसे जैसे पर्दी निकाली थी हमने, इतनी पर्दी निकाली थी ना, इतना ही क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पूरे का होता है πr², लेकिन हमें निकालना कितने का है, सिर्फ इतने का। तो हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² इंटू थीटा अपॉन 360, क्योंकि हम इसी क्षेत्र को ही तो कवर कर रहे हैं बस। तो इतने का पूरे का कितना होता है 360, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 360, मतलब पूरे में से इतना कवर कर रहे हैं तो थीटा कवर कर रहे हैं, तो पूरे 360 में से थीटा, यानी 360 का थीटावां भाग। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है, ये बन के आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से आप लोगों को कुछ देखने को मिल रहा होगा, यानी जैसे कि हमारी जो लघु चाप की लंबाई थी ना एल, वो क्या थी 2πr थीटा अपॉन 360, यही तो थी। तो कुछ आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि पाई है, हाँ है, आर है, हाँ है, थीटा है, हाँ है, 360 है, हाँ है, यानी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल और लघु चाप की लंबाई में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में संबंध क्या होता है वो देख लीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर। हम भाई तो बात कर लेते हैं चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में संबंध की। तो हम कह सकते हैं कि देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चलो मान लो इसको a बराबर मान लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है a बराबर क्या है कि πr²। को मैं क्या लिख सकता हूँ, πr गुणा r, ठीक है, और ये थीटा अपॉन में 360। अब इसको कुछ इस तरीके से मैं सेट कर देता हूँ, कैसे देखो। अब अगर बात करें इसकी तरह सेट करने की तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे सेट करना थोड़ा ठीक रहेगा। 2 का गुणा करते हैं, 2 का भाग कर देते हैं। ठीक है भाई, 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, है ना। इसके बाद देखिए हम इसे क्या आगे कैसे लिखेंगे, देखो इधर देख लीजिए थोड़ा। ठीक है भाई, अब देखिए a बराबर, देखो l इक्वल टू क्या था 2πr थीटा अपॉन 360। तो देखो 2πr है ना, और ये थीटा अपॉन 360, यानी इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे l, ऊपर क्या रह जाएगा r, है ना। यानी कि इस पूरे की जगह लिख दिया हमने l, और ऊपर और क्या रह गया, एक तो r रह गया, और नीचे कुछ है, नीचे है 2। यानी कि हम कह सकते हैं लंबाई और क्षेत्रफल में संबंध क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, l इंटू r। कुछ इस तरीके से इनमें क्या हो जाएगा भाई, संबंध हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, समझ में आ गया होगा। तो चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में संबंध भी हमने निकाल लिया। अब इसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड की। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के समझ में आ गया होगा कि वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है। अब बात करेंगे वृत्त के वृत्तखंड के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे और बात करते हैं किसके बारे में भाई, अब बात करते हैं, और थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ भाई, वृत्तखंड के बारे में। ठीक है, वृत्तखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो अब जैसे आप लोगों ने त्रिज्य खंड के बारे में जाना, सेम ऐसे ही वृत्तखंड के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं भाई। ये बन गया वृत्त, इसका केंद्र क्या है ये O, और ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है भाई, सेम इसी तरीके से मैं बता देता हूँ। देखिए इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, ये भी R, इसको नाम दे दिया A और इसको B। क्लियर, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, देखो एक वृत्त की एक जीवा और इसकी परिधि से सीमाबद्ध भाग वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। कहानी क्या है, मतलब इसका क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्या, एक वृत्त की जीवा क्या होती है, ये जीवा, ये भी है जीवा, कहीं भी हो सकती है, लेकिन जीवा हम लेंगे ये वाली। ठीक है भाई, ये वाली जीवा लेंगे। तो एक वृत्त की एक जीवा और इसकी परिधि से सीमाबद्ध भाग को क्या, और इसकी परिधि क्या है, ये वृत्त की जीवा और उसकी परिधि से सीमाबद्ध भाग कौन सा हो गया, यही तो हो गया। क्या कहलाएगा, यही वृत्तखंड है बस। ये क्या था, पूरा त्रिज्यखंड था, और ये क्या वृत्तखंड है। तो बस इसमें फ़र्क इतना है भाई, ये हमारा वृत्तखंड होता है और इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर बात करें इस पूरे की तो ये पूरा त्रिज्यखंड है। तो पूरा ना होकर के बस इसकी जीवा और इसकी परिधि के बीच में जो भाग होता है ना, यही क्या कहलाता है, यही हमारा वृत्तखंड कहलाता है। तो तुम लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, जिस तरीके से है ना, जिस तरीके से। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे इसमें इसे हम कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या, लघु त्रिज्यखंड, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड था। वहीं बात करते इस बड़े वाले की तो ये क्या कहलाता दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ऐसे इसमें ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और इस पूरे की बड़े की बात करी जाए तो ये पूरा बड़ा वाला क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। सेम इसमें भी ऐसे ही क्षेत्रफल निकाला जाता है भाई, इसमें भी क्या निकाला जाएगा, क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में बता देता हूँ। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। तो अब बात करेंगे हम सिर्फ इस छोटे वाले की, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो मैं एक छोटी सी हेडिंग बना करके लिख देता हूँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। पूरे का क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। पूरे का क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, माइनस किसको कर दो, इतने को ही तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों, पूरा हो गया, पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो यही तो रह जाएगा। बात समझ में आई। अब बात आती है कि इतने का क्षेत्रफल कैसे निकालें, है ना, इतने का क्षेत्रफल कैसे निकालें भाई। ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, यहाँ तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि पूरे का क्षेत्रफल माइनस इसका। ठीक है भाई, यहाँ तो मैंने तुम्हें बता दिया था, लेकिन इसका कैसे निकालें। तो देखो बड़े ध्यान से भाई, तो इसको पाई आर स्क्वायर माइनस करके नहीं करेंगे, इसको एक अलग तरीके से करेंगे। क्या, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या हम इसका क्षेत्रफल निकालना नहीं सीख गए, पूरे का इसका क्षेत्रफल निकालना हम इजीली सीख चुके हैं, है कि नहीं। इसका हम क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। अगर इसमें से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं तो यही तो बचा रह जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हटा दूं तो यही तो बचा रह जाएगा, क्या, वृत्तखंड ही तो बचा रह जाएगा हमारा। बात समझ में आई कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये इजीली निकल आएगा। अब भाई अब तुम पूरे पाई आर स्क्वायर में से ये इसका निकालोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो फॉर्मूला एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्लियर, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने क्या निकालना सीखा था, यही तो था, क्या था भाई, पाई आर स्क्वायर। क्या था क्या था भाई, पाई आर स्क्वायर है ना, इंटू थीटा अपॉन 360, यही तो था।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज है ना भाई, एक ऐसा त्रिभुज यानी कि वृत्त के अंदर बना हुआ है। कैसा? एक ऐसा त्रिभुज है जो वृत्त के अंदर बना हुआ है और उसका एक एंगल कैसा है? केंद्रीय कोण, ठीक है। क्या है? केंद्रीय कोण, ठीक है। ये वाला बात समझ में आई कि नहीं आई? केंद्रीय कोण ये वाला है, यानी केंद्र पर बना हुआ कोण है उसका कोई एक। तो ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं ना, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2, क्या 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर? किसी को कोई परेशानी? तो कुछ इस तरीके से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जो वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक है भाई। एक ऐसा त्रिभुज जो वृत्त के अंदर स्थित है और उसका कोई एक कोण क्या है? उसके केंद्र पर बना हुआ है। तो ऐसे त्रिभुज का है ना, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होगा। और उसकी जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं कैसी हैं? समद्विबाहु हैं, समान दो होनी चाहिए, यानी त्रिज्याएं होनी चाहिए वही। तो वृत्त की जो त्रिज्याएं हों वही उसकी दो भुजाएं हों, और ये जीवा चाहे कोई सी भी हो, ठीक है भाई। क्लियर? तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा करके निकाल लेते हैं। आप और कोई मेथड यूज़ मत करना है इसमें, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। तो इस तरीके से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। अब इसमें से आप कुछ कॉमन वॉमन लेकर के और इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहीं तक ठीक है। क्लियर सभी को? कोई किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जो पोर्शन था ये लघु वृत्तखंड का था। अगर हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड की, तो दीर्घ वृत्तखंड क्या हो जाएगा? अब इसको छोड़ करके, अब इसको उठा करके ये पूरा ही तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्यों? ये पूरा ही तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि पूरे वृत्त में से अगर मैं इसको घटा दूं ये वाले पोर्शन को, तो ये वाला ही तो पोर्शन बचेगा फिर, ये वाला है ना, जैसे ये मैंने बनाया था ये वाला ही तो बचेगा, है कि नहीं? ये वाला ही तो पोर्शन बचेगा। तो बस इसको माइनस कर दो, ठीक है भाई। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त में से माइनस कर दो, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई r स्क्वायर होता है। में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या माइनस कर दो? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? ये रहा, ठीक है भाई। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? यही तो है। तो इस सब को इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो पाई क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर माइनस ये, पाई r स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है भाई। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे आगे की थोड़ी सी और कहानी बची है जिसको हम देख लेते हैं। अगर बात करें त्रिज्यखंड के परिमाप की, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? देखो, यही तो त्रिज्यखंड है, यही तो त्रिज्यखंड है, ऐसा ही तो है। इसमें से काट करके मैं इधर निकालूँ तो ऐसा ही तो मिलेगा। ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या r, और ये क्या है? ये लघुचाप है कि नहीं? ये लघुचाप। तो परिमाप क्या होता है? यानी इसकी बाहर की माप, यानी कि इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। इसकी लंबाई क्या होगी? r रेडियस त्रिज्या तो होगी, तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या कितनी होगी? 2 त्रिज्या, ठीक है। 2r, ये प्लस ये 2r प्लस इसकी माप, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई निकाली तो थी पाई r थीटा अपॉन 180। तो परिमाप क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का? त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा 2 पाई r प्लस के पाई r थीटा अपॉन 180। समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही लघु वृत्तखंड का भी हम क्या निकालेंगे भाई? लघु वृत्तखंड का भी परिमाप निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इसका परिमाप क्या हो जाएगा? जीवा की लंबाई, क्या? इस जीवा की लंबाई प्लस इस लघु वृत्तखंड की लंबाई। बात समझ में आएगी नहीं? सॉरी, लघु चाप की लंबाई, क्या? जीवा की लंबाई प्लस लघु चाप की लंबाई। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल हो जाएगा यार। इसकी लंबाई क्या है? लघु चाप की लंबाई क्या है? पाई r थीटा अपॉन 360, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? इस जीवा की लंबाई, क्या? जीवा की लंबाई, जो भी जीवा की लंबाई रही हो। तो कुछ इस तरीके से हम इनका परिमाप भी निकाल सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास को और लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये ही बहुत बड़ी क्लास हो गई और आप लोगों को धीरे धीरे ही समझाना काफ़ी सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। इससे आगे क्वेश्चंस लगवाएंगे हम कल, ठीक है भाई। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लगवाएंगे कल से, ठीक है। कल की क्लास में इन सभी चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से कल की क्लास में तुम लोग प्रेजेंट रहना भाई, ठीक है। और ये वाली क्लास में कौन कौन प्रेजेंट रहा है वो भी
कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई, किस किस ने ये क्लास ले ली है, वो भी सारी चीज़ें मुझे बता देना। अभी बोर्ड को आने में भाई लगभग 1 महीना लग ही जाएगा, तब तक नोट्स पे ही मैं तुम लोगों को क्लासेस दूंगा, है ना। लगभग होली के बाद हम बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाएंगे फिर, तब तक के लिए मैनेज करिए आप भी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कल कराएंगे, तब तक के लिए भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ठीक है, बाय।